dear students. So today we will start a new topic from the chapter retirement and death of a partner, and topic is calculation of profit of a डिसीज्ड पार्टनर. जो भी पार्टनर जिसकी मृत्यु हो जाती है उस पार्टनर को क्या बोला जाता है? डिसीज्ड पार्टनर. तो उसकी डेथ के बाद उसको गिवन प्रॉफिट को आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इस टॉपिक में हम वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो जब भी किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो हम उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैलकुलेट करते हैं टू बेसिस के अकॉर्डिंग या टू मेथड्स के अकॉर्डिंग. दीज आर टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस. मीन्स मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनर की डेथ होती है तो जितने टाइम पीरियड तक उसने अपनी फर्म को कंटिन्यू किया इन फाइनेंशियल ईयर में, उस टाइम पीरियड तक उसका जितना भी प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट को किस पार्टनर को दिया जाता है? डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को. ठीक है. तो हम जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं. पहला मेथड जो है वो आपका क्या है? टाइम बेसिस, और दूसरा मेथड है आपका सेल्स बेसिस. ठीक है. तो सबसे पहले मेथड ले रहे हैं हम टाइम बेसिस. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. जो भी टाइम बेसिस, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी कैलकुलेशंस होगी टाइम के अकॉर्डिंग होगी, या जो भी कैलकुलेशन हम प्रॉफिट की करेंगे वो एवरेज बेसिस पे या एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे हम उस डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट को. तो जब एवरेज प्रॉफिट, जितने भी पिछले सालों के एवरेज प्रॉफिट होते हैं उन प्रॉफिट के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जो कैलकुलेशन कहलाती है आपकी टाइम बेसिस. ठीक है. और दूसरा मेथड है आपका सेल्स बेसिस. तो सेल्स बेसिस में जो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? सेल्स की. मीन्स फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेल्स हुई है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं उस प्रॉफिट की. तो इसको टर्नओवर बेसिस भी बोला जाता है. जैसे टर्नओवर बेसिस पे, जैसे आप जो आपकी थर्ड बुक है उसमें आप बहुत सारे रेशोस के बारे में पढ़ोगे, तो जो सेल्स होती है उसको टर्नओवर भी बोला जाता है. तो इस मेथड को हम टर्नओवर बेसिस भी बोलते हैं, जिसमें हम जो भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं वो जो साल में जितनी भी सेल्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. तो वो मेथड क्या कहलाता है? आपका सेल्स बेसिस. ठीक है. सो वी हैव टू. तो जब भी इन दोनों ही मेथड के थ्रू आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करोगे, डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे, तो आपको चाहे आप किसी भी मेथड को फॉलो करोगे तो उस टाइम आपको कुछ जर्नल एंट्रीज. तो इन दोनों ही मेथड से हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें उसको कैलकुलेट करने के बाद, आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज प्रॉफिट ऑन दीज मेथड, वी हैव टू पास सम जर्नल एंट्रीज. तो आपको कुछ जर्नल एंट्रीज भी पास करनी होती है. तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में ही, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का चेंज नहीं होता है, तो आपको एक एंट्री पास करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. मीन्स जब भी कोई पार्टनर जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसके जाने के बाद अगर जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर, अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है, तब आपको ये वाली एंट्री करनी है. ठीक है. तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को आपको डेबिट करना है और कहाँ ट्रांसफर करना है? टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. उसके बाद है आपका, अगर PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर चेंज. अगर जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ चेंज होता है, तो उस कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्री में क्या चेंज होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज दे वर गेनिंग पार्टनर्स भी एक तरीके से, क्योंकि अभी तक 3 पार्टनर्स अपने शेयर को डिवाइड कर रहे थे और 3 पार्टनर में से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो उस तीसरे पार्टनर का शेयर भी अब सिर्फ 2 पार्टनर्स में डिवाइड होगा. तो वो जो प्रॉफिट होगा उन पार्टनर्स को क्या बोला जाता है? गेनिंग पार्टनर, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं, उसके शेयर को भी अब ये लेंगे, इस वजह से इन्हें गेनिंग पार्टनर्स बोला जाता है. तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंज होता है तो उस कंडीशन में हमें एंट्री क्या पास करनी है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों ही आप टर्म्स लिख सकते हो, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आपको ये एंट्री करनी है. ठीक है. तो हम चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करें चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करें,
आपको दोनों ही मेथड से कैलकुलेशन करने के बाद आपको इन दोनों में से एक एंट्री पास करनी होगी। अगर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है शेयर में तो आपको ये एंट्री पास करनी है, अगर चेंज हो रहा है तो आपको ये एंट्री पास करनी है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको फर्स्ट जो टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम अपने प्रॉफिट को, तो पहले तो एक रफली एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। ठीक है, तो उस एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे मान के चल रहे हैं हम ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, और जो ये सी पार्टनर है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे, आप सभी को पता है कि अकाउंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो 1 ईयर के बेसिस पे किए जाते हैं। ठीक है, वो 1 ईयर के बेसिस पे किए जाते हैं। तो अगर इस पार्टनर की डेथ, हमारा 1 ईयर के बेसिस मीन्स 12 मंथ्स का हमारा होता है ना, तो इस 12 मंथ में मान के चलते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और इसकी जो मृत्यु हो जाती है वो कब हो जाती है? 31 मई को इसको डेथ हो जाती है। ठीक है, 2 महीने बाद ही इसकी डेथ हो जाती है। मीन्स अब रिमेनिंग कितने, हमारा सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल टू 31 मार्च को स्टार्ट होता है, और अप्रैल में भी इसने काम किया फॉर्म में, मई में भी काम किया, लेकिन लास्ट में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो अब इन 2 महीनों को कैसे कैलकुलेट करोगे? इन 2 महीनों पे उसको क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो उसकी डेथ होने के बाद उसको प्रॉफिट शेयर तो चाहिए। तो इस वजह से हम कैलकुलेशंस करते हैं ताकि जो भी पार्टनर जिसकी मृत्यु हुई है उसको उसके शेयर का प्रॉफिट दिया जा सके। तो जब हम टाइम के अकॉर्डिंग टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं तो वो टाइम बेसिस का मेथड कहलाता है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, एक की मान के चल रहे हम प्रीवियस ईयर, अब इस साल का तो अभी तक प्रॉफिट एनालाइज हुआ ही नहीं है। जैसे हम मान के चल रहे हैं हर साल हमें प्रॉफिट होता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो 24,000 था। ठीक है, कितना था? 24,000 प्रीवियस ईयर का। अब इसकी डेथ हो जाती, मान के चल रहे हैं हम, इसकी डेथ 2020 में होती है। ठीक है, कौन सी डेट को? 31 मई को हो जाती है। और जो ये वाला ईयर था, ये कौन से ईयर, ये कौन सी डेट का होगा? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही होगा प्रॉफिट। और कौन से ईयर का होगा? 2019 से 2020। ठीक है, अब ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च, मीन्स मार्च तक का जो प्रॉफिट है 1 साल का, पिछले 1 साल का प्रॉफिट कितना है? 24,000। ठीक है, और इस साल जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी 2 महीने बाद ही डेथ हो जाती है। अब कैसे कैलकुलेशन, उसको प्रॉफिट किस बेसिस पे दिया जाए? तो हम पिछले साल का जो प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन करके उसको उसके शेयर का प्रॉफिट दे देते। मान के चल रहे थे 24,000 प्रॉफिट हुआ था, तो अगर हम तीनों का रेशो मान के चल रहे हैं 1:1:1, तीनों इक्वल बांटते थे। ठीक है, तो अगर इक्वल बांटेंगे तो इसका जो शेयर हो जाएगा तीनों का 88,000 हो जाएगा, है ना। तो 24,000 3 पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता था। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट था वो 24,000 था। तो अगर एक पार्टनर का देखा जाए तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1/, इस शेयर को ले लेते हैं, इस शेयर को नहीं, मतलब कि मैं 3 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर रही हूं, तो 8,000 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स एक पार्टनर का प्रॉफिट था 24,000 का पिछले साल का, और एक पार्टनर का शेयर कितना हो गया? 8,000। ठीक है, ये पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है। अभी मैंने शेयर निकाला है, जैसे एक अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग तो सभी 8-8 हजार ले रहे थे प्रॉफिट, लेकिन इस साल कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होगी? क्योंकि अभी तक तो हमारा साल ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस वजह से हम कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस 24,000, जैसे 1 ईयर का या 12 मंथ का प्रॉफिट कितना है? 24,000। ठीक है, 1 ईयर का प्रॉफिट कितना हो गया? 24,000 अपॉन 12, दैट इज 2,000। 1 महीने का प्रॉफिट ये हो गया। ठीक है, कितना हुआ? ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 12 महीने का प्रॉफिट है 24,000,
एक महीने का प्रॉफिट निकाल लिया 2000, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 महीने की ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक महीने का 2000 है तो 2 मंथ्स का कितना आएगा, 2000 इंटू 2 मीन्स 4000। अब ये 4000 जो इस साल 2 महीने का प्रॉफिट है, ये ए, बी और सी तीनों का प्रॉफिट है ये, ठीक है। किसका प्रॉफिट है, तीनों का। और हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, तो अब इस 4000 को आप इनके शेयर के अकॉर्डिंग 1/3 है उसमें डिवाइड कर दोगे। जो भी इसका शेयर आएगा, यहाँ पे तो जैसे पॉइंट्स में आ रहा है, तो जैसे थर्ड पार्टनर था, इन सभी का शेयर इक्वल था, ठीक है। तो 4000 प्रॉफिट बन रहा है, तो इसके शेयर के अकॉर्डिंग इसको 1/3 से इंटू करने के बाद जो भी शेयर आएगा, ये शेयर आएगा, तो इसको सभी पार्टनर्स में नहीं, सिर्फ इस पार्टनर को आप डिवाइड कर दोगे। 2 महीने का ऑलरेडी हमने निकाल लिया, लेकिन इस सभी पार्टनर्स का हमें सिर्फ एक पार्टनर का शेयर निकालना है। तो मैं उसे एक पार्टनर का शेयर निकालूंगी, तो कितना शेयर हो जाएगा यहाँ पे 1333, ठीक है। तो वो एक पार्टनर। तो ऐसे ही आपको टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। तो अब एक डिटेल क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आपको इसको करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स। सी डाइड ऑन 28 Feb 2020। 3 पार्टनर हैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ए, बी और सी। और सी की मृत्यु हो जाती है, कौन सी डेट पे होती है इसकी, 28 Feb 2020 को ही होती है, ठीक है। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average। अब आपको जब एवरेज दिया होगा ना, तो आपको सीधे से समझ जाना है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेशन हो रही है वो टाइम बेसिस पे हो रही है, ठीक है। एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट, ठीक है। तो 3 पार्टनर थे, एक की मृत्यु हो जाती है, और जो भी उसके शेयर की कैलकुलेशन होगी लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, लास्ट अकाउंटिंग ईयर से लेके उसकी डेथ होने तक की डेट पर कौन से बेसिस पे कैलकुलेट होगी, एवरेज ऑफ 3 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। अब 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है आपको 8000, 9000 एंड 10000, ठीक है। कैलकुलेट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आपको सबसे पहली चीज क्या है, स्टेप 1 कैलकुलेट, क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम एवरेज प्रॉफिट बहुत टाइम से गुडविल वाले चैप्टर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सभी को आना चाहिए। तो हम तीनों ईयर्स के कैसे कैलकुलेशन करोगे, 3 ईयर्स के जो भी प्रॉफिट हैं 8000 पहले साल का है, प्लस 9000 प्लस 10000 अपॉन 3 ईयर्स, कितना आ जाएगा 27000 अपॉन 3। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 9000। मीन्स हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक मेन मोटिव ये है क्योंकि किसी भी पार्टनर की डेथ साल के बीच में ही हो जाती है, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट तो पता नहीं होता। तो पिछले सालों के जो भी एवरेज प्रॉफिट्स होते हैं या पिछले साल का जो भी प्रॉफिट होता है उनके बेसिस पे ही हम कैलकुलेशन करते हैं, ताकि जितने महीने उसने काम किया या जितने मंथ्स उसने उस फर्म में काम किया उसको पिछले साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग शेयर गिवन या दिया जा सके, ठीक है। तो 8000, 9000 और 10000 3 ईयर्स का प्रॉफिट हो गया आपका। एवरेज आपने कैलकुलेट कर लिया, टोटल प्रॉफिट कितना आया आपका 27000। एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आपका प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 9000, ठीक है। दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज आफ्टर सेकेंड स्टेप, ये तो स्टेप था 1। स्टेप 2 में आप क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट फाइनेंशियल ईयर से लेके उसकी डेथ तक के टाइम पीरियड पे हमें कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट की। तो जैसे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है
9,000 आ रहा है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब मुझे कितने मंथ्स का कैलकुलेशन करनी है, 9,000 इंटू, क्योंकि अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे जो पार्टनर की डेथ हुई है, अब जैसे यहाँ पे 28 फेब है, तो आपको सिंपल से समझ जाना चाहिए जो हमारा फाइनेंशियल या अकाउंटिंग ईयर होगा वो 1 जन से स्टार्ट हुआ होगा, 31 दिसंबर को एंड हुआ होगा उसका। ठीक है, तो 2 महीने ही उस फर्म में उस पर्सन ने काम किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, तो क्योंकि इस साल उसने सिर्फ 2 महीने काम किया, तो 2 महीने को ही हम यहाँ पे उस, जैसे पूरे साल का हमारा प्रॉफिट आया था 9,000, अब ये तो पूरे साल का हो गया, 2 महीने के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/12। ठीक है, ऐसे। और आपका जो शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1500। ये कितना शेयर है, 2 मंथ्स का प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द 2 मंथ्स, कितना प्रॉफिट आया हमारा, 1500। ये 1500 प्रॉफिट है, तो ये सभी का प्रॉफिट है। कौन कौन से पार्टनर का, ए, बी और सी, तीनों का प्रॉफिट है। इवन इसकी डेथ भी हो गई है तब भी, लेकिन ये दो, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी डेथ की, तो इसकी डेथ होने के बाद 2 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करा है हमने उस करंट ईयर में, जब उसकी मृत्यु हुई है, तो वो कितना है, 1500, तीनों पार्टनर का है। अब हमें किसका शेयर निकालना है इस 1500 में से, सी का शेयर। ठीक है, किसका शेयर कैलकुलेट करना है, सी का शेयर। तो यहाँ पे जो सी का शेयर, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कौन से रेशो से ये डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी व पार्टनर इतनी डिवाइड कर रहे हैं एंड टिल द डेट ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम मान के चलेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है, तो रेशो क्या होगा इनका, 1:1:1, 3 रेशो होगा। ठीक है, क्योंकि रेशो गिवन नहीं है, ओल्ड रेशो हो गया ये हमारा। अब सी का शेयर निकालेंगे हम, कितना शेयर आया, 1500 इंटू 1/3, कितना शेयर आया इसका, 500। ठीक है, तो ये शेयर हो जाएगा सी का, जो जिसको बोलते हैं हम डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है, हमने इसको नाम दिया था ना, डिसीज पार्टनर्स शेयर। कितना शेयर मिल रहा है इसको, 500। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2 कंडीशंस गिवन है, इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि अगर प्रॉफिट में कोई चेंज या फिर कोई भी चेंज नहीं हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब कौन सा प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था कि जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं आता है, तब आपको कौन सी एंट्री करनी है, और अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तब आपको कौन सी एंट्री करनी है। तो दोनों, इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही कंडीशन से एंट्री राइट डाउन करनी है, लिखनी है। तो पहले केस को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा ओल्ड रेशो था 1:1:1, तो पहले केस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो हमारी एंट्री क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन सा पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर मिल रहा है इसको, 500। ठीक है, ये आपको एंट्री करनी है इन फर्स्ट केस। कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने करी हुई है, वैसे ही कैलकुलेशन होगी, बस कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर चेंज हो रहा है, और चेंज क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका न्यू रेशो होगा 3:2। तो हमें सबसे पहली चीज, दूसरा कंडीशन क्या है, इफ देयर इज अ चेंज इन PSR, दैट इज कितना हुआ है चेंज। अब हमें क्या कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेट गेनिंग रेशो। ठीक है, आपको गेनिंग रेशो ऑलरेडी मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला होता है उसका, जब हम न्यू रेशो से ओल्ड रेशो को माइनस करते हैं तो हमें क्या, तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी,
ठीक है। तो हम इनका न्यू रेशियो ले लेते हैं, ऐसे लेती हूं मैं, ए का शेयर देन बी का शेयर, ठीक है। तो जो न्यू रेशियो है वो कितना है, 3/5, और इसका शेयर है हमारे पास 2/5। अब ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, 1:3, इसका क्या था 1:3, 1/3। तो यहाँ पे जो शेयर आएगा वो कितना आएगा, 4/15, और यहाँ पे जो शेयर आएगा वो भी कितना आएगा, तो गेनिंग रेशियो का जो शेयर आया वो कितना आया, 4:1, ठीक है। ये शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जरा एंट्री हम पास करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखना है आपको, क्योंकि चेंज हुआ है रेशियो में। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से गेनिंग पार्टनर्स हैं, दोनों ही हैं। तो सबसे पहले लिखना है एस कैपिटल अकाउंट DR, देन बीस कैपिटल अकाउंट 2, और जो भी रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर है, हम यहाँ पे रिटायरिंग तो नहीं बोल सकते, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारा डिसीज पार्टनर का जो शेयर था वो कितना था, 500। अब इन दोनों को कौन बियर करेगा, ये ए और बी। तो यहाँ पे शेयर कैलकुलेट कर ले। जैसे यहाँ पे 500 था तो 4/5, यहाँ पे आ जाएगा 400, और यहाँ पे आ जाएगा आपका शेयर 100, इनके शेयर, इनके गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। तो ए का शेयर ये आ गया आपका, इसको कौन से रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया, 4:1 में, जो कि गेनिंग रेशियो है, ठीक है। तो ये था आपका मेथड अकॉर्डिंग टू द टाइम बेसिस, की आपको टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन करनी है। बहुत इजी मेथड है और बहुत इजी है, आप टिप्स पे कर सकते हो। कोई इसमें फर्दर या बहुत डीपली कैलकुलेशन नहीं होती है, सिंपल है। आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे ही कैलकुलेशन करनी है, और आफ्टर दैट यू हैव टू पास जर्नल एंट्री इफ देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल क्वेश्चन। और आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक और मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो कि किस बेसिस पे है, टर्नओवर बेसिस पे, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई एम एंडिंग दिस क्लास राइट नाउ। थैंक यू।